अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। खान के ख़ानदान में आप सभी को बहुत बहुत खुशामदीद। तो बहुत बहुत टाइम बाद लगभग 1 महीने बाद हम इस तरीके से मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने इस साल डिसाइड किया था कि मैं रमज़ान में ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करूँगी। मैं थोड़ा व्लॉगिंग से दूर रहूँगी। लेकिन हाँ, मैंने रेसिपी के जो वीडियोज़ थे वो शूट किए थे और डाले भी थे। तो अगर आपको नहीं पता है इस बारे में, तो मेरा एक रेसिपी चैनल भी है जिसके लिंक्स नीचे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से क्लिक करके मेरे रेसिपी वाले चैनल पर भी जा सकते हैं और उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर मेरी यहाँ की व्लॉगिंग की वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, हो सके तो वीडियोज़ को शेयर करना और अपने थॉट्स शेयर करना नीचे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर डू हम आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज का जो व्लॉग है स्पेशली हमारी मॉम्स टू बी एंड मॉम्स जो अभी न्यू बनी हैं और जो बन चुकी हैं उनके लिए है। तो प्लीज़ जस्ट आराम से आप लोग हाथ में पॉपकॉर्न वगैरह ले लो और बिल्कुल आराम से आप लोग टीवी के सामने, मोबाइल के सामने बैठकर इस व्लॉग को देखो। बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, नॉलेज के लिए और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको किस तरीके से अपने बच्चों को समझना है और उनके साथ किस तरीके से आपको डील करना है, जस्ट टू मेक पेरेंटिंग अ लिटिल ईजियर फॉर यू। अब आपको लगेगा कि मैं तो कुंवारी हूँ, मेरी तो शादी नहीं हुई है, मेरे तो बच्चे नहीं हैं, तो मैं कैसे एडवाइस दे सकती हूँ। रिमेंबर वन थिंग, I am a teacher since I think 8-9 years. Yes, मैंने अपने कॉलेज के दिनों से ही टीचिंग स्टार्ट कर चुकी थी। आई वॉज वर्किंग इन अ स्कूल व्हेन आई वॉज इन माय 12th या। तो तब से लेकर अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो कुछ भी मैंने देखा है, सीखा है, वो मैं आप सबके साथ आज शेयर करूँगी और आपको मैं बताऊँगी कि बहुत सारे पेरेंट्स कुछ जगह पर बहुत गलतियाँ करते हैं और बहुत सारे पेरेंट्स कुछ जगह पर ओवर रिएक्ट करते हैं या ओवर इमोशनल चीज़ें करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या गलतियाँ हैं और आपको उसे किस तरीके से सुधारनी चाहिए। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पेरेंट होना अपने आप में एक ब्लेसिंग है। अग्री? जिन्हें नहीं होते हैं ना बच्चे, आप उनसे कभी मिलिए और उनसे बातें कीजिए और उनसे उनका एक्सपीरियंस यानी कि उनका दुख और दर्द आप जानिए कि जिनको बच्चे नहीं होते हैं उनका लाइफ को लेकर क्या एक्सपीरियंस है और क्या शिकायतें हैं उनको, और जिसे अल्लाह ने नवाज़ा है औलादों से, उन्हें उनकी कदर नहीं होती है। यस, उन्हें उनकी कदर नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। जब किसी को कुछ चीज़ मिल जाती है ना, वो मुहावरा है ना, जब किसी को कुछ मिल जाती है ना, तो वो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है। लेकिन जब वो चीज़ दूर चली जाती है ना, तब उसका एक्चुअल एहसास होता है कि वो चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है और थी या आज भी है और उसकी कमी महसूस होती है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखना है कि एक पेरेंट होना, एक माँ होना या एक बाप होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इस दुनिया में। सबसे बड़ी ब्लेसिंग है पेरेंट होना। तो ये चीज़ को सबसे पहले आपको याद रखना है। रिमेंबर दैट। अब पेरेंट बन गया है, ओके, आप पेरेंट बन गए हो, उसके बाद आता है अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज एज इन जो बच्चा पैदा होता है उसके बाद में 1-1.5 साल तक, या मेरे हिसाब से कह लो कि 2-3 साल तक, जब तक कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तब तक जो बच्चा आपके पास है। कई बार ऐसा होता है कि अगर बच्चा बहुत परेशान करता है, जो छोटा होता है, बहुत रोता है, तो पेरेंट्स है ना इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल इमेजिन करो कि आपको बॉडी में कहीं पे कोई तकलीफ़ है, ओके? जस्ट इमेजिन कि आपको एग्ज़ाम्पल हेडेक हो रहा है, ठीक है? आप बोल नहीं सकते हो, आपको अल्लाह ताला ने ज़बान नहीं दी है, आप बोल नहीं सकते हो और आप अभी छोटे हो, नादान हो, आप उसको एक्सप्रेशन के हिसाब से भी आप समझा नहीं सकते हो कि भाई मुझे सर में दर्द हो रहा है, तो आप क्या करोगे?
आप रोओगे, या आप ये सोचोगे कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ कोशिश करके आप ये सोचोगे कि भाई सामने वाले को पता लग जाए कि मेरे को सर में दर्द हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे कि आप ऑफ़िस वग़ैरह में काम कर रहे हो, चलो वो वाला एग्ज़ाम्पल तो फिर भी हम हटा देते हैं। अगर आप ऑफ़िस वग़ैरह में काम कर रहे हो, आपकी शदीद से जो है आपकी तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अब आपने बॉस को बताना है, लेकिन आप बता भी नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आपने बॉस को ये बात बताई तो बॉस भड़केगा कि भाई ऑफ़िस से छुट्टी तो मिलेगी नहीं। तो अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? और ऊपर से आपको बॉस ने इतनी सारी फाइलें जो हैं लाकर लाद दी हैं काम करने के लिए। आपकी तबीयत ख़राब है और आपको बहुत सारा काम भी दे दिया है, लेकिन आपको जाना है घर। आपको दिल से ये कि कोई समझे मुझे कि मुझे क्या तकलीफ़ हो रही है। बच्चों के साथ भी यही सेम होता है, सेम टू सेम। वो ऑलरेडी अपनी तकलीफ़ में होते हैं, एक तो बेचारे वो बोल नहीं पाते हैं। उनको भूख लगी है, उनको कहीं दुख रहा है, पेट में दुख रहा है, या उनको टॉयलेट सही से नहीं हो पा रही है, या उनके सर में दुख रहा है, दाँत में दर्द हो रहा है, टीथिंग होती है, जब बच्चों को तकलीफ़ होती है तो माँ फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तो इमेजिन करो उस वक़्त उन बच्चे की क्या सिचुएशन होती होगी। तो ये जो एक प्रोसेस होता है ना, ये प्रोसेस में आपको सबसे ज़्यादा काम रहने की ज़रूरत होती है। आई नो कई बार फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। अभी रिसेंटली मेरे घर में ही मेरी बहन का जब हुआ है, जब वो माँ बनी है, तो मैं देख रही हूँ कि अलग-अलग स्टेज हैं बच्चों के, मैं वो सीख रही हूँ। मैं ये नहीं सीख रही हूँ कि पैरेंट क्या कर रहा है, या मतलब वो क्या करती है या उसका हस्बैंड क्या करता है। मैं ये देख रही हूँ, मैं सीख रही हूँ कि बच्चे क्या-क्या करते हैं, राइट? बच्चों के क्या-क्या स्टेजेस आते हैं, वो किस तरीके से पूरा इवॉल्व होते हैं, चेंज होते हैं, मैं वो सीख रही हूँ। और माँ जो है, बाप जो है, वो एक्सप्रेस कर लेता है, लेकिन वो बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। वो बच्चे को आपको समझना है, और अगर उस बच्चे को माँ नहीं समझेगी, बाप नहीं समझेगा, तो और कौन समझेगा? पड़ोसी, दादा-दादी, नाना-नानी बाद में आते हैं, बच्चे को माँ का कम्फर्ट पहले चाहिए होता है। आजकल के जो पेरेंट्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि अरे यार बच्चा आ गया, हमारी लाइफ ख़त्म हो गई। अरे लाइफ अभी शुरू हुई है। कैसे? एक्सपीरियंस, न्यू एक्सपीरियंस। पहले दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, अगर आप इसको प्रॉपरली प्यार से हैंडल करते हो तो, ठीक है? ये आपने याद रखना है बात को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो हम देखते हैं कि अगली जो मिस्टेक हो जाती है हमसे, वो क्या हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट के आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि आई नो बहुत सारे पेरेंट्स या बहुत सारे लोग जो वीडियोस देखेंगे, उनके मन में अजीब-अजीब से सवाल आएँगे और ये सारी चीज़ें होंगी। कई लोगों के कमेंट भी आएँगे कि अरे आपको क्या मालूम है और ये सारी चीज़ें। आप लोगों ने सिर्फ़ एक बच्चा पाला है, ठीक है ना? प्ले ग्रुप से लेकर हम भले से अगर कोई एक क्लास भी ले रहे हों, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सीनियर केजी की टीचर भी हूँ ना, तो भी जब स्कूल में इवेंट्स होते हैं, जब टीचर नहीं होती है या कुछ ऐसा होता है ना, तो हमको हर एक क्लास को देखना होता है। और आपके पास सिर्फ़ एक ही बच्चा होता है और हमारे पास 20 होते हैं, कई बार 25 होते हैं, कई बार 30 होते हैं। जब मैंने शुरुआत की थी, द वेरी फर्स्ट स्कूल जहाँ पे मैंने अपनी जॉब की शुरुआत की थी, वहाँ पे मुझे एक ही बार में 3rd स्टैंडर्ड दिया गया था, प्लस विथ 72 किड्स इन दैट क्लास। तो इमेजिन कि क्या रहा होगा सिचुएशन मेरा उस वक़्त। एक तो मैं ना माँ हूँ, ना मेरी शादी हुई है, और ना ही मैंने बच्चों को पालने का उतना एक्सपीरियंस किया है, और एकदम ऑल ऑफ अ सडन मुझे दे दिए 72 बच्चे कि भाई इनको पढ़ाओ, इनको समझाओ और इनको डेवलप करवाओ, इनको इवॉल्व करवाओ। तो मैंने तो क्या करना था उस वक़्त? अगर तो मैं आजकल के माँ-बाप की तरह करती उस वक़्त, तो मैं आज पागलखाने में होती, राइट? हर चीज़ को सोच समझ के आपको अगर बच्चे को सँभालना है, तो आपको बच्चे के लेवल पे जाके उसको सँभालना है, उसको समझना है और उसको समझाना है, ठीक है? तो आगे की जो पॉइंट है, हम वो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे कौन-सा एक और पॉइंट है। बच्चा पैदा हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद आता है स्कूलिंग स्टेज, जब बच्चा स्कूल जाने लगता है।
जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो सबसे पहली बात ये हो जाती है कि वो डरने लगता है। क्यों डरने लगता है? क्योंकि पेरेंट ने उसको इतना पैम्पर किया है, इतना ज़्यादा उसको पैम्परिंग दिया है, घुलना मिलना सिखाया ही नहीं है, राइट? सबसे पहली बात ये हो जाती है, एक तो आजकल जो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि आपकी जो फैमिली है बहुत छोटी है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप बच्चे को बाहर लेकर जाओ, लोगों से मिलने दो, तो उनका वो डर निकलेगा। आपसे उसको कुछ देर अलग रखो। जैसे अगर आपका बच्चा 1-2 साल का हो गया है, ट्राई टू बी अवे फ्रॉम द चाइल्ड। अपने ससुर के हाथ में दे दो, सास के हाथ में दे दो, या अपने घर वालों के पास छोड़कर कुछ घंटे के लिए उससे दूर हो जाओ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोगों को कहीं चले जाना है, उसके सामने मत आओ, उसको वो आदत पड़ने दो। फिर क्या होता है, जब वो स्कूल जाता है, रोता है, तो माँ का दिल अंदर से ऐसा होता है, अरे मेरा बच्चा रो रहा है, अरे ये हो रहा है। क्यों आप घर में बच्चे को नहीं रुलाते हो ज़रा भी? आप उस पर चिड़चिड़ नहीं करते हो ज़रा भी? रोता है, अरे क्या पूरा दिन ही रोता रहता है, अभी फिर शुरू हो गया इसका, अभी तो सोया था, अभी फिर उठ गया, अभी फिर मैं इसको सुलाऊं। करते हो ना ये चीज़ें? वो बच्चा है, टाइम लगेगा, और वो ना समझ है, उसको आप जिस तरीके से ढालोगे ना, वो ढलता रहेगा। तो सबसे पहली तो ये मिस्टेक होती है, आप बच्चों को मिलने दो, लोगों से खेलने दो, कूदने दो। बच्चा गिरेगा तो समझेगा कि मुझे गिरना है, तो गिरकर उठना भी है, कोई आएगा नहीं मुझे उठाने के लिए। तो इतना ज़्यादा जो ये पैम्परिंग करते हैं ना कि अरे बाप रे लग जाएगा तो वो रह जाएगा। हम बड़ी बड़ी चीज़ों से गिरे हैं, पलंगों से गिरे हैं, हम झूलों से, हाइटेड झूलों से गिरे हैं, हम बचपन में जले हैं। पता नहीं, मेरी मम्मी मुझे किस्सा सुनाती है कि मैं आई थिंक 1 साल की भी नहीं हुई थी, और गरम गरम रोटी पर या गरम तवे पर, आई डोंट नो, मम्मी ऐसा बताती है मुझे कि मैंने हाथ डाल दिया था और मेरा हाथ जल गया था। तो क्या मैं मर गई? नहीं, ये जो सारी चीज़ें होती है, ये किसी वजह से होती है, और प्लस आपको ये सिखा के जाती है कि भैया लाइफ में ये सब होगा, आपको उठकर खड़ा होना है। आई नो वो बच्चा बहुत छोटा है, आपको लगेगा कि अभी से क्या, वही स्टेज होता है, वही स्टेज होता है उनके डेवलप होने का। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज अ पेरेंट। अब जब कभी आपका बच्चा बहुत ज़्यादा ओवर पैम्पर्ड है, वो स्कूल में जाता है, आपने अपने बच्चों को हाथ से ही खिलाया है अपने, तो वो स्कूल में भी वही चीज़ डिमांड करता है। टीचर हाथ से खिलाएगी तो ही खाऊंगा, टीचर हाथ से पानी पिलाएगी तो टीचर के पास और कोई काम धंधा नहीं है, एक ही बच्चे के पीछे लगी रहे टीचर। ये नहीं होता है, एंड दिस इज़ नॉट द वे। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, 11-11 साल के बच्चे, उनको खाना खाना नहीं आता है, माँ खाना खिला रही होती है। रियली? आप ये सिखाने वाले हो अपने बच्चे को स्पून फीड? फिर बाद में क्या होता है, फिर वही बच्चे आगे जाकर माँ को 4 के सामने जलील कर रहे होते हैं। फिर माँ को ऐसा लगता है, यार मेरा बच्चा मुझे ही जलील, तुम्हारा बच्चा नहीं, तुम्हारी सीख तुमको जलील कर रही है। समझ में आती है ये बात? तुम्हारी जो सीख होती है ना, वही तुमको जलील कर रही होती है, ये आपको याद नहीं होता है। तो जब स्कूल में बच्चा जाता है तो वो रोने लगता है, क्योंकि आपने उसको वो चीज़ दी ही नहीं है कि भाई आप जाओ, लोगों से मिलो, करो, लोगों के बीच में उनको छोड़ो, बैठो। तो जब वो स्कूल आते हैं, माँ से दूर हो जाते हैं, नए नए चेहरे देखते हैं, तो वो डर जाते हैं और वो रोने लगते हैं और वो क्लास में बैठते नहीं हैं। और कुछ बच्चे जिनके माँ बाप ने उनको बिंदास रखा होता है, स्पेशली जो वर्किंग पेरेंट्स थे मेरे क्लास में, जितने भी थे, इवन पीजी और नर्सरी में जितने भी वर्किंग पेरेंट्स थे, जिन्होंने बचपन से ही बच्चों को दादी के पास, नानी के पास, या मेड के पास, या किसी ऐसे के पास रखा है ना, तो वो बड़े बिंदास स्कूल आते हैं। और जो बच्चे रो रहे होते हैं ना, उनको मैंने देखा है, वो जाके बोलते हैं, अरे आप क्यों रो रहा है, मम्मा आ जाएगी। मतलब वो उनको एक्सप्लेन, मतलब वो इतने अच्छी तरीके से मैच्योर हो चुके होते हैं, उनको पता होता है पहले से ही। और आज की जो जनरेशन है, आप बोलोगे यार बच्चा इतनी जल्दी मैच्योर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। आज की जनरेशन में बच्चों को बहुत जल्दी मैच्योर होना ज़रूरी है। उस ज़माने में बच्चे को स्कूल के एडमिशन दिलाने का वक्त और था, एज और थी, आज के ज़माने में और है। क्यों? क्योंकि आज के बच्चे जो है बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं।
आपका जो बच्चा है उसको पहले ही जब पैदा हो जाता है, जब वो 1 साल का भी नहीं होता है ना, उसको पता होता है कि भैया ये मोबाइल है, इसको मुझे लेना है, ये अच्छी चीज़ है। उनके दिमाग में ये चीज़ आ जाती है। उनको सिखाना नहीं पड़ता है कि मोबाइल आपको कैसे चलाना है, ऐसे चलाना, वो आपको सिखाते हैं क्योंकि वो मैच्योर हो जाते हैं। दैट इज़ नेचुरल प्रोसेस। दुनिया जितनी फास्ट चल रही है, अल्लाह ताला बच्चे भी तो उतने में जल्दी जल्दी फास्ट मैच्योर करवाएंगे ना। आजकल के बच्चे जो है 3-4 महीने के होते हैं तो पलटी होना शुरू हो जाते हैं। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। पहले के बच्चे तो पैदा होते हुए आंखें भी नहीं खोलते थे, आज तो ऐसे देखते हैं यूँ आंखें खोल कर। जनरेशन इवॉल्व हो रहा है, आपको भी इवॉल्व होना है उसके साथ। तो ये चीज़ की आदत आपने अपने बच्चों को डालनी है कि वो सबसे मिले, सोशलाइज करे। दिस इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट बिफोर यू स्टार्ट स्कूलिंग ऑफ योर चाइल्ड। और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें बेबी सिटिंग में डालें या होम ट्यूटर। आप खुद भी वो चीज़ कर सकते हो। बच्चों को प्लेग्राउंड में लेकर जाओ, सबसे मिलने दो, करने दो बातें। गिरता है गिरने दो, नो प्रॉब्लम। गिर गया बच्चा तो हाय मेरा बच्चा गिर गया, ये वाला रिएक्शन मत दो। वो डर जाएगा, वो समझेगा कि कुछ गलत हो गया है। गिर गया, नो प्रॉब्लम, यू विल बी फाइन, चला जाएगा, स्कार है, चला जाएगा। ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तो आप लोगों को पता होगा, ये चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी कि बच्चा जो है ना कॉकरोच से और इन सारी चीज़ों से डरता नहीं है, राइट। वो देखता है ना तो वो जाके यूँ पकड़ लेता है। बराबर है ये बात। उनके दिल में वो डर कौन बिठाता है? हम बिठाते हैं। कैसे? कॉकरोच 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 को पकड़ लिया तो उसको लगता है कि अरे ये कुछ खतरनाक है, ये कुछ डरावनी चीज़ है। उसको नहीं पता होता है ये बात कि ये खतरनाक है, हालांकि वो है नहीं खतरनाक, वो डरावनी नहीं है। उसको अगर हम मारेंगे तो वो मर जाएगा, इतना सा होता है कॉकरोच। लेकिन उनके दिल में डर कौन डालता है? हम डालते हैं। ठीक है, हम डालते हैं उनके अंदर डर। अरे ये कॉकरोच है, हो इसे डरना है, अरे ये नॉर्मल, पकड़ लिया ना कॉकरोच, कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, उसके हाथ में मर जाएगा। और जब वो फेंक देगा तो आप 3-4 बार उसका हाथ धो लो, सिंपल। पर उसके दिल में किसी चीज़ का डर मत डालो, जैसे आप हर चीज़ का डालते हो। तो इसी वजह से जब बच्चा स्कूल आता है तो वो डरता है। बिंदास बनाओ अपने बच्चों को। आज की जनरेशन बहुत फास्ट है, टाइम नहीं है, टाइम बहुत स्पीड में जा रहा है। तो ये है स्कूलिंग के स्टेज की प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी ओवर पैम्परिंग द चाइल्ड या पैम्परिंग द चाइल्ड। आप बच्चों को प्यार कीजिए, आपका बच्चा है, नो प्रॉब्लम, पर ओवर पैम्परिंग नहीं। एकदम ऐसा नाजुक फूल बनाते हैं आप लोग बच्चों को। कितने बच्चे ऐसे देखे हैं मैंने स्कूल टाइम में, अगर कोई बच्चा आके उनको ऐसे भी कर देना तो टीचर इसने मुझे मारा, मतलब इतना भी ऐसा लग जाए, चलते फिरते लग जाए, मारा। इतना नाजुक, मतलब इतना नाजुक है कि टच भी करेंगे तो भाई ऐसा हो के गिर जाएगा। और मुझे वो देखकर हंसी आती थी, लिटरली हंसी आती थी। क्या है भाई, मतलब। और कोई पेरेंट्स ने तो इतना ओवर पैम्पर किया होता है कि मतलब सबसे पहली बात तो शेयरिंग नहीं आती है उनको, अपनी चीज़ें शेयर करना जानते ही नहीं। अगर किसी ने ले लिया या मांग लिया तो ऐसा हो जाता है कि भैया कयामत आ गई है। सही में बता रही हूँ मैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इतने सालों का। उसके बाद बच्चों को मारना तो वैसे अलाउड है ही नहीं स्कूल में, ठीक है। डांटेंगे भी तो बच्चे, अरे टीचर ने डांट दिया, मेरा बच्चा इतना डर गया कि रात को सो ही नहीं रहा है। आपने कभी अपने बच्चों को घर पे डांटा नहीं है? गलत काम भी कर दिया बच्चे ने अगर कोई, जहाँ पे आपको उसको डराना चाहिए, डांटना चाहिए, वहाँ पे नहीं डराते हैं। अरे कोई बात नहीं, बच्चा है, सीख जाएगा अपने आप। माँ बाप क्यों बनाया है ऊपर वाले ने? ताकि आप लोग उसको सिखाओ कि ये गलत है और ये सही है। माँ बाप उसने इसीलिए नहीं बनाया है कि आप बोलो अरे बच्चा है सीख जाएगा, फिर यही बच्चा आगे जाके आपको सिखाएगा। आई बात समझ में? मैंने लिटरली देखा है कई बार रास्तों पर, आई एम टेलिंग यू लिटरली, मैं आपको सिचुएशन भी बताऊंगी, रास्ते पर, ट्रेन में, और मैकडॉनल्ड वगैरह जैसे रेस्टोरेंट में, दुकानों में, मार्केट में। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी, बहुत मेरे पास बहुत एग्जाम्पल्स है देने के लिए आपको।
एक बार ऐसा था कि मैं अपने दोस्तों के साथ और अपनी जो टीचर्स थी, मेरी जो फ्रेंड्स थी हो गई थी हमारी, हम लोग सब जो है एक वेकेशन हुआ था, समर वेकेशन, तो हम लोग मैकडॉनल्ड गए थे ऐसे ही कि चलो चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, अभी मिलना नहीं हो पाएगा एंड ऑल ऑफ दैट। तो हम लोग मैकडॉनल्ड गए, हम लोग सब बैठे थे, एक दूसरे का वेट कर रहे थे, तब तक थोड़ा टाइम पास कर रहे थे। तो इतने में हमारे मैकडॉनल्ड में उस दौर में ये चीज़ आ चुकी थी कि आप पार्टी के लिए मैकडॉनल्ड का एक हिस्सा ले सकते हो, तो वहाँ पे वो पूरा पार्टी का एक ऐसा कॉर्नर था। तो वहाँ पर किसी बच्ची की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी, चल रही थी। तो वो पार्टी वगैरह चल रही थी, हम लोग भी देख रहे थे, वहाँ पे काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे थे, सब बैठे थे, केक कटिंग वगैरह हो रही थी, सब हो रहा था। तो केक आया, सब हुआ, केक कटिंग हो गई, सब हो गया। उसके बाद अंदर पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि पूरा बंद था, तो बाहर आवाज़ें नहीं आ रही थी उतनी, खाली हम देख सकते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। केक कटिंग वगैरह हुई कुछ देर के बाद, उसके बाद पता नहीं अचानक से वो बर्थडे गर्ल को क्या हुआ, वो वो कुछ खाने को, कुछ करने को तैयार ही नहीं, वो गुस्सा हो गई। किस बात पे हुई नहीं पता, क्योंकि हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली अंदर क्या चल रहा था। वो गुस्सा हो गई। अब माँ बाप और दादा दादी थे, नाना नानी थे, पता नहीं कौन था, मतलब आधे से ज़्यादा फैमिली उसको मनाने में लगी हुई है। बताओ। हाँ, हमारे टाइम पे अगर हम ये करते ना, हमारी माँ और 2 चपेट लगाती हमको। इतने नखरे तेरे, इतने नखरे। हाँ, एक तो इतनी महंगी पार्टी दी है, ऊपर से तेरे नखरे भी झेले, चल निकल यहाँ से। ये वाला एक्सप्रेशन होता, और ये सही होता, क्योंकि ये बच्चों को समझना चाहिए कि भाई माँ बाप जो आपके लिए कर रहे हैं ना, वो खाने की बात नहीं है इस ज़माने में। उसके पीछे कितना एफर्ट लगता है, कितनी मेहनत लगती है ना, वो सिर्फ वही जानते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये हो जाती है कि ये जो हो रहा था, उसके बाद में सारे के सारे लोग उसको माना, अरे क्या हो गया, इट इज़ ओके, वी आर सॉरी, वी आर सॉरी। मैं अपने बच्चों को सॉरी क्या, मैं थैंक यू भी ना बोलूँ कभी, बिल्कुल उसकी आदत ना बिगाड़ूँ मैं, कभी भी नहीं। इसीलिए मेरा ये परसेप्शन है कि बड़े हो गए आप, छोटों से माफ़ी मत मांगो अनटिल अनलेस आपकी गलती बहुत बड़ी है, क्योंकि है ना, फिर वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। फिर उनका एक वो रूटीन हो जाता है कि अरे मम्मी ने ये बोल दिया, अभी रूठ जाओ, मम्मी आके सॉरी बोलेगी। फिर उसमें क्या होता है, बच्चा इन सारी चीज़ों को अपने आप में डेवलप कर लेता है। टेंट्रम्स शो करेंगे, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं करूँगी, और मतलब वहाँ पे ये फिर ना, वो पूरे सिचुएशन में सब लोग उनको जाके सॉरी 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 बोल रहे हैं, और हम टीचर्स बैठे और हम लोग वो लाइक शाबाश है यार ये पेरेंट्स को, अच्छा है, हमारे पेरेंट्स तो कभी ना करे ऐसा, दो हमको मारे और बोले चल पार्टी खत्म, जा अगले साल से तो ये भी नहीं मिलेगा तुझे। ये होता था हमारे वक्तों में, तो हमको ऐसा लगता था कि नहीं यार, पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए। आजकल वो है ही नहीं, आजकल पेरेंट्स की इज्जत कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स ने खुद ही अपनी इज्जत नहीं करवाई है ना, उनको सिखाया ही नहीं है ये चीज़। पेरेंट्स ने खाली क्या किया, हो हमारा बच्चा, लेकिन हमारा क्या, पेरेंट की इज्जत। भैया आप उनको समझाओ कि तुम ऐसे ही आके बाहर यूं ही बड़े नहीं हो गए हो कि पानी डाले और तुम बड़े हो गए, बहुत मेहनत लगी है, रातों की नींदें हराम की है। तो वो रिस्पेक्ट उनको देना बच्चों का फ़र्ज़ बनता है, जो कि आजकल के माँ बाप बच्चों को सिखाते ही नहीं है। ठीक है। एक और सिचुएशन मैं आपको बताती हूँ, ओवर पैम्पर्ड चाइल्ड की। मैं मार्केट में थी मम्मी के साथ में कुछ सामान वगैरह लेने के लिए, मैं पहले जाया करती थी मम्मी के साथ में। तो टॉय शॉप में एक बच्चा था, उसको कोई टॉय चाहिए थी, जो उसकी माँ ने उसको नहीं दिलाई उस वक्त। क्यों नहीं दिलाई, आई डोंट नो द रीज़न, क्योंकि अंदर क्या हुआ था वो हमने नहीं देखा। जब वो बाहर आई तो वो वाला पूरा सीन हमने देखा, और अगर आई स्वेयर टू गॉड, अगर मेरा बच्चा मेरे साथ ये हरकत करता, पहली बात तो मैंने सोच के ही रखा है इंशाल्लाह, मैं अपने बच्चे को किसी कीमत पे ओवर पैम्परिंग नहीं दूंगी, और ना ही अपने बहनों के बच्चों को उनको मैंने उनको बोल के रखा हुआ है ये बात पहले से ही। मेरी तरफ से ये उम्मीद मत रखना, आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्यार के वक्त प्यार, और सबक के वक्त अपना सबक, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ मैं इस चीज़ को लेकर।
क्योंकि जो कुछ भी मैंने अपने इन सारे एक्सपीरियंसों में देखा है वो बहुत खतरनाक है। तो वो जो पेरेंट है उसको क्या था चाहिए था, आई डोंट नो कौन सा टॉय चाहिए था, क्या चाहिए था, वो बाहर आई हैं। और ये बात है बॉम्बे की डोंगरी मार्केट की, जब मैं शॉपिंग करने गई थी मम्मा के साथ, वहाँ पे एक बहुत बड़ी टॉय है, शॉप है। तो वो आई हैं बाहर और उसके पीछे से बच्चा आया है, ठीक है, किस तरीके से चिल्लाते हुए, इंसल्ट करते हुए। आप इमेजिन करो पूरा मार्केट भरा हुआ है और वो बच्चा आ रहा है पीछे से, तू तो मुझे कुछ कभी दिलाती ही नहीं है, तेरे पास कभी पैसे रहते ही नहीं है, ये सारी चीज़ें वो मार्केट में बोल रहा है, द बेबी। अब मम्मा ने उसको क्यों नहीं दिलाया, क्या वजह थी वो नहीं पता, टॉय अच्छा नहीं था, नॉट गुड फॉर द चाइल्ड, या उसके एज से बड़ा था, या जो भी रीज़न था, फलना ढिगना, आई डोंट नो। लेकिन उस बच्चे ने क्या कहा, आप सुन रहे हो, इंसल्ट सबके सामने, और उसके बाद बैठ गया नीचे, तू जा, मैं नहीं आ रहा हूँ, जब तक तू मुझे टॉय नहीं दिलाएगी मैं नहीं आऊँगा घर पे, जा तू जा। जस्ट इमेजिन आपका बच्चा ये आपको 4 के सामने इस तरीके का करे, फिर आप घर जाके क्या करोगे, दे उसको मारोगे, ऐसा करेगा सबके सामने? ऐसा मारना आपको खुद को चाहिए, बच्चे को नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप ही ने उसके दिमाग में डाली है ओवर पैम्परिंग करके। तो अपने आप को मारो, उस मासूम बच्चे को नहीं, उसका कोई कसूर नहीं है। आप जो उसको सिखाओगे वो सीखेगा, आप जो करोगे वो देखेगा और वो सीखेगा। बच्चा वही एक्चुअली में आपके साथ करता है जो आप उसको सिखाते हो। जब आप उसको ओवर पैम्पर करते हो और फिर उसके बाद में जब वो हरकतें करता है, जब वो स्टार्ट करता है अपनी हरकतें करना ड्यू टू ओवर पैम्परिंग, फिर आपको आता है गुस्सा और आप उसको पकड़ के पीटते हो। बच्चे को मत पीटो, अपने आप को पीटो, क्योंकि आपने उसकी अपब्रिंगिंग गलत की है, इसीलिए वो इस तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहा है। पड़ोसी ने तो आपके बच्चे को नहीं पाला है, क्या आप बोलोगे कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। और फिर इसमें क्या होता है ना, अक्सर ये डायलॉग सुनने को मिलता है, जब कभी बच्चा ऐसी हरकत करता है ना, अगर बाप के साथ करता है तो बाप माँ को बोलता है, क्या तेरे बच्चे को सिखाई है तूने, बाप का बच्चा नहीं है, माँ ने क्या गूगल से डाउनलोड किया है बच्चे को। और जब बाप माँ के साथ में कुछ करता है तो कैसे बाप है आप, अपने बच्चे को कुछ सिखाया ही नहीं है, आप उसको कुछ बोलते ही नहीं है, बिना बाप के ही माँ ने बच्चा पैदा कर लिया है, तुम्हारा बच्चा नहीं है वो। मतलब जब गलत किया बच्चे ने तो उसको डिवाइड कर दिया, तेरा बच्चा और तेरा बच्चा, और जब सही किया तो मेरा बेटा, मेरा नाम रोशन किया। वाह, ये तो हिपोक्रेसी है। गलत किया तो एक दूसरे पर डाल दो, अच्छा किया तो मेरा बच्चा, मैंने सिखाया है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि बहुत सारे पेरेंट ऐसे भी आते थे, पता नहीं कौन इसको ये सब सिखाता है, पता नहीं कहाँ से सीखता है। और हम लोग ऐसे होते थे कि मतलब चांद पे गया था, चांद पे से सीख के आया ये सब। मतलब कई बार पेरेंट्स ऐसी बातें आके हमको बोलते थे ना, हमको ऐसा लगता था कि यार सच में इन्हीं का बच्चा है ना। लाइक कई बार अगर हम बोलें कि ना आपके बच्चे ने ना स्कूल में ना ऐसा वर्ड यूज़ किया, बे साले, बहुत सारे बच्चे ये सब करते हैं, ए तू जाना, ए तू रे, मतलब ऐसे सारे वर्ड वो लोग यूज़ करते हैं कई बार, क्योंकि वो सुनते हैं। और अगर हम पेरेंट्स को बोलेंगे ना कि अरे लोग ऐसा, मतलब ऐसा क्लास में बोला इन लोगों ने, पेरेंट का रिएक्शन ना मैं पूरा आपको बताती हूँ, पता नहीं कहाँ से सीखा है, हम तो ऐसा नहीं बोलते हैं। तो फिर कहाँ से, क्या एलियन आके सिखा के गया है उसको? मतलब बच्चा आपके साथ रहता है, आपके घर पर रहता है, तो वो किससे सीखेगा? आप ही से सीखेगा, और किसी से नहीं सीख सकता वो। अब उसके अंदर वेरिएशन हो सकते हैं, या तो आप लोगों में से किसी ने ऐसा वर्ड यूज़ किया है, या तो जो आप टीवी देखते हो ना सीरियल, या तो वहाँ से सीखा है, हैं, या फिर मोबाइल से सीखा है जो आप उसको दे देते हो कि वो ज़रा अपना हमारा पीछा छोड़ दे, है ना। और कहीं से नहीं सीखता है वो यहीं सबसे सीखता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अपने बच्चों को ओवर पैम्पर और पैम्पर करना ज़रा कम कर दें, ठीक है।
तो ये बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप बच्चे की हर जिद को पूरा करते हैं। बच्चे ने बोला ये चाहिए, हाँ बेटा मिल जाएगा। बच्चे ने बोला वो चाहिए, हाँ बेटा मिल जाएगा। बच्चे को लाइफ की इम्पोर्टेंस कहाँ से समझ आएगी? कैसे समझेगा वो कि भैया चीज़ें मिलती नहीं है, उन्हें कमानी पड़ती है, कमाना पड़ता है उसे, ऐसे ही नहीं मिल जाती है चीज़ें। तभी तो वो चीज़ों की वैल्यू करेगा। आप उसको, उसने मोबाइल मांगा, पप्पा उसके पास मोबाइल है, मुझे भी मोबाइल चाहिए। हाँ बेटा क्यों नहीं, पप्पा ने लाके दे दिया। अब उसकी वैल्यू ही नहीं है, वो यहाँ फेंक रहा है, वहाँ फेंक रहा है, ऐसे रख रहा है। एज ए पेरेंट मैं आपसे पूछती हूँ, जब आप कमाना शुरू किए, आपने जब पैसे कमाना स्टार्ट किया और उस पैसे से आपने अपनी कोई पहली चीज़ खरीदी, कुछ भी हो सकता है वो, कुछ भी, मोबाइल हो सकता है वो, लैपटॉप हो सकता है वो, कुछ भी हो सकता है, कितना आप उसको संभालते हैं ना, कितना संभालते हैं। मोबाइल लेंगे तो मोबाइल पे कवर चढ़ाएंगे, हाँ उस पर स्क्रीन गार्ड लगाएंगे, उसको कितना संभालेंगे कि कहीं गिरे ना, कहीं कुछ हो ना। क्यों? मेहनत की कमाई से खरीदा है ना भाई, मुफ्त में नहीं आया है। उस स्टेज पे जाकर आपको रियलाइज़ होता है कि जब आप कोई चीज़ मेहनत से कमाते हैं तो उसको यूज़ करने में कितनी दिक्कत होती है। मुझे याद है जब मैंने अपनी कमाई से पहला फ़ोन लिया था, मैंने उसको इतना सँभाला था, इतना कि आज तक वो मेरे पास है, मैंने उसको डिस्कार्ड नहीं किया है। सही बता रही हूँ मैं आपको। ऐसा छोटा सा है सैमसंग का फ़ोन, जो मैंने अपनी कमाई से लिया था जब मैं स्कूल में स्टार्ट किया था। जब मैंने स्कूल में पढ़ाना पहली बार स्टार्ट किया था ना, तो उस वक्त मेरी सैलरी 3200 रुपीज़ मेरी सैलरी थी फर्स्ट। उसके पहले तो मैं दुकान में काम करती थी जहाँ पे मुझे सिर्फ 1500 रुपये मिलते थे। जब मेरा 10th ख़त्म हुआ था तो मैंने कपड़े की दुकान में अपने फ्रेंड के थ्रू काम किया था जहाँ पे मुझे 1500 रुपये मिलते थे। उसके बाद स्कूल में, तो उस वक्त तो मैं नहीं ले पाई थी क्योंकि खैर कुछ और मसले थे। लेकिन जब मैं स्कूल गई थी ना, तब मैंने फ़ोन लिया था और उस फ़ोन को मैंने इतना सँभाला था, इतना सँभाला था कि अगर मेरे पास मौका मिलेगा ना तो मैं आगे वीडियो डालूँगी, अगर मुझे वो फ़ोन मिल जाए। मतलब मैंने उसे बहुत सँभाल के रखा है, तो वो कहीं अंदर है कबर्ड में। जब तक उसकी बैटरी पूरी फूँक के इस तरीके से मोटी नहीं हो गई ना, तब तक मैंने उसे यूज़ किया। और उसके बाद फिर उसकी बैटरी चेंज करवाई मैंने 2500 रुपये की, और मैंने फिर उसे यूज़ किया। फिर उसकी बैटरी फूँक गई, फिर भी उसको मैंने फेंका नहीं, उसको मैंने संभाल के रखा है। मेरी पहली कमाई की वो चीज़ है मेरे लिए, वो वैल्यू होती है। जब कोई इंसान कमा के लेता है ना तो उसकी वैल्यू होती है। आप वो वैल्यू अपने बच्चों को सिखाते ही नहीं हैं। अब यहाँ पे सवाल लोग ये करेंगे कि इतने छोटे बच्चे को हम वैल्यू, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 6 महीने के बच्चे को या 7 महीने के बच्चे को वैल्यू सिखाओ। जब आपका बच्चा 4-5 साल का हो जाए तब उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करो। अकॉर्डिंग टू इस्लाम जब बच्चा 10 साल का हो जाता है ना, तो वो पूरी तरीके से समझदार हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने 10 साल के होने पर नमाज़ें वाजिब की हुई हैं। क्यों? क्योंकि तब बच्चा समझदार हो जाता है, इतना कि वो नमाज की आयतें याद कर सके और उसे अदा कर सके। जब आपका बच्चा 4-5 साल का हो जाए तब आप ये सारी चीज़ें उन्हें सिखाना स्टार्ट करें। जो वो मांगते हैं उनकी ज़िद को आप पूरा ना करें, जो उनके लिए ज़रूरी है आप वो उन्हें दें, तो ही वो बच्चा सीखेगा। उसके अंदर पेशेंस आएंगे कि भैया ये चीज़ मुझे नहीं मिली है तो मुझे अभी सब्र करना है, आई हैव टू वेट। अगर मम्मी ने या डैडी ने मुझे वो चीज़ नहीं दी है तो मुझे उसके लिए गुस्सा नहीं करना है, आई हैव टू वेट। तो ये चीज़ आपको बच्चे को समझानी है। ये नहीं कि आपको उसको प्यार ही नहीं करना है, आपको उसको कुछ देना ही नहीं है। कई बार आपको पता है कि उसके लिए वो चीज़ अच्छी है, तब भी आपको वो उसको देने से अपने आप को रोकना पड़ेगा, सो दैट वो चीज़ों की इम्पोर्टेंस को समझे। ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे की हर ज़िद को पूरा करें। मेरे पास पेरेंट का केस था कि स्पेशली दादी और दादा और नानी और नाना यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं। तो ये एक किस्सा है मेरे स्कूलिंग टाइम का। एक बच्चा था, एवरी डे वो स्कूल में आके सोता था। तो पहले तो मुझे लगता था कि चल अभी शुरुआत है तो मे बी बिकॉज अभी वेकेशंस होकर गए हैं तो बच्चे को सोने की आदत है। बट देन आई नोटेड
3-4 महीने हो गए हैं, यही सेम रूटीन है कि ये क्लास में सो जाता है। तो जब 3 महीने और 4 महीने गुजरे तो मैंने उसके पेरेंट्स से पूछा कि ये जो है क्लास में सोता रहता है, ये समझेगा कब, ये कब पढ़ाई करेगा, ये सोता रहता है। मैं आपको बताती हूँ उसके पेरेंट का जवाब क्या था। मिस, उसके डैडी है ना रात में बहुत लेट आते हैं ना जॉब से, तो वो उसके डैडी से मिलने के लिए जागता है। अरे क्यों जागता है, बच्चा है, सुला दो। डैडी मैच्योर्ड है, अगर वो लेट भी आए तो सुबह में जल्दी उठ सकते हैं, बच्चा नहीं उठ सकता है, उसकी नींद पूरी नहीं होती है। टीचर, वो दादा दादी है ना, तो वो उसको रुका देते हैं कि बच्चा अगर बाप को नहीं देखेगा तो वो भूल जाएगा उसको कि ये मेरा बाप है। मतलब आज भी जब मैं वो बात याद करती हूँ ना मुझे हंसी आती है। बच्चा बाप को नहीं देखेगा, भूल जाएगा कि ये मेरा बाप है। ऐसा होता है? हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। हम तो हमारे डैडी को सिर्फ संडे को ही देखते थे सुबह में नाश्ते के टाइम पे, क्योंकि जब हमारे डैडी रात में आते थे बहुत लेट होता था, हम तब तक सो चुके होते थे, और जब हम सुबह में उठकर स्कूल जा रहे होते थे डैडी सो रहे होते थे, क्योंकि डैडी बाद में निकलते थे जॉब पर। तो हम तो हमारे डैडी को भूल जाना चाहिए था कि ये हमारे डैडी है, और ऐसे देखना चाहिए कि मम्मा ये कौन अंकल है, पर ऐसा हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ। तो उनकी ये लाइन सुनकर मैं एकदम हैरान हो गई कि मतलब कि उनको अच्छा नहीं करना है, उसी ट्रैक पे चलना है। एक्सक्यूज देखो आप, लाइक लिटरली। फिर एक और पेरेंट का सेम था केस, बट उसमें ये था कि दादा दादी उसको सोने नहीं देते। अगर मैं सुला भी देती हूँ ना तो दादा दादी सोने नहीं देते हैं उसको। क्यों? अरे बच्चे को बाप से मिलने तो दो, मस्ती तो करने दो। एक्सक्यूज मी, जो स्कूल में आप उसको भेज रहे हो वहाँ पे तो वो सो रहा है, और घर पे आप बोल रहे हो कि उसको मस्ती करने दो और ये करने दो। मत भेजो उसको स्कूल में, फिर घर पे ही रखो बाप के पास मस्ती करने के लिए। मतलब इतने लेम एक्सक्यूजेज। और सबसे गंदा रोल है ना दादा दादी प्ले करते हैं जब उनकी जिद पूरी करने पे आती है। अगर माँ बाप नहीं भी देते हैं ना, दे देना, क्या कर लेगा वो? अरे उसको वहाँ ले जाना, क्यों रुलाती है उसको? और बाद में जब वो बच्चा माँ बाप की इंसल्ट कर रहा होता है उनकी जिद ना पूरी होने पर, तो दादा दादी ऐसे आराम से बैठकर देख रहे होते हैं, और डायलॉग क्या होता है? बिगाड़ा है ना तूने, अभी झेल, सुन अभी। मतलब सारा कांड आपने कर दिया है और आप पीछे बैठकर बड़ाई मार के बोल रहे हो कि जो तूने किया है अब भुगत, सर पे चढ़ाई है तो अब भुगत। फिर उस वक्त वो माँ या बाप रिग्रेट करते हैं कि यार काश उस वक्त हमने इनकी बात नहीं मानी होती और हमारे बच्चे को कंट्रोल किया होता। फिर वो रो रहे होते हैं जब बाहर उनकी जिद पूरी नहीं होने पर बच्चा ऐसे लिड़ रहा होता है ज़मीन पर, रोडों पर, और पूरी दुनिया ऐसे क्या बच्चा है बोले ऐसे देख रही होती है। हाँ होता है ये। ट्रेन में भी मोबाइल नहीं देती है मम्मी तो पूरा ऐसा सीट होती है ना, पूरा ऐसे हो जाता है, दे रहे नहीं है। मतलब हर तरीके की इंसल्ट कर देते हैं वो आपकी। क्यों? क्योंकि पहले आपने उनकी सारी जिदें पूरी की होती है। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा। अब इन सारी चीज़ों के ऊपर है ना, अभी ये तो हर एक पेरेंट के लिए है। अब इसके ऊपर इस्लामिक व्यू पॉइंट से मैं एक और वीडियो बनाकर डालूँगी इसी के बाद, जो आपने देखनी है और समझनी है। तब आपको समझ में आएगा कि एक पेरेंट होना एक्चुअल में क्या है इस्लामी तरीके से, और इस्लाम के तरीके से क्या है, ये मैं आपको उस वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कंपैरिजन बच्चों का दूसरे के बच्चों से। 75% आया है उसका, तेरा तो 60 भी नहीं आया है। क्या हो गया? बच्चा डिमोटिवेट हो गया। फिर ये कंटिन्यू चलता रहता है। हाँ, ये कंटिन्यू चलता रहता है। नॉट ओनली फॉर रैंक। वो देख उसका बच्चा कितना अच्छा है, तू देख पूरा टाइम मोबाइल में रहता है। अरे भाई मोबाइल की आदत डाला किसने है? और फिर उसकी वजह से क्या होता है, वो बच्चे को अपने आप पे कोई कॉन्फिडेंट नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि माँ बाप कोई कॉन्फिडेंट नहीं है बच्चों के ऊपर, तो बच्चा खुद से कॉन्फिडेंट कहाँ से बिल्ड करेगा? आप कंपेयर कर रहे हो उसके साथ, क्या पता
आपका बच्चा स्टडी में अच्छा ना हो के स्पोर्ट्स में उससे कहीं ज़्यादा अच्छा हो, मेडल पे मेडल ला रहा हो। यू नेवर नो। जैसे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है ना, कोई छोटी है, कोई मोटी है, कोई अलग है, वैसे दुनिया का हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। ये आपको समझना चाहिए बीइंग अ पेरेंट। तो ये जो कंपैरिजन है ना, ये बंद कर दो, ये बहुत बुरा है कंपैरिजन। नेवर कंपेयर योर चाइल्ड विथ एनीबडी एल्सेस चाइल्ड। उनका बच्चा अपने वे में यूनिक है, आपका बच्चा अपने वे में यूनिक है। क्या पता अगर आपका बच्चा हिंदी मराठी में वीक है तो वो मैथ्स में स्कॉलर है, टॉप करता है, अप्रिशिएट इट। उसके अलावा क्या करना है, उसको उसके लिए मोटिवेट करो कि अच्छा ठीक है, यू आर वेरी गुड इन मैथ्स, ओ यू आर वेरी गुड इन मैथ्स, बट ट्राई टू इम्प्रूव योर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। ये मत बोलो खाली मैथ्स में ही तो अच्छा है, बाकी में तो सब डब्बा गुल है। उसको क्या लगेगा कि यार अच्छी चीज़ का अप्रिसिएशन ही नहीं है, बस बुरी चीज़ का लेकर बैठे हैं। ये सारी चीज़ें आपके बच्चे को डीमोटिवेट करती है, ये याद रखो। डू नॉट एवर कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर्स चाइल्ड। आपका बच्चा अपनी तरफ से यूनिक है, उनका बच्चा उनकी तरफ से यूनिक है। डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर्स चाइल्ड, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट है, सभी को अपनी तरफ से फोर्स करना है बच्चे को। नहीं, 95% अगर नहीं आया तो खलास, नहीं अगर तू ये रेस में फर्स्ट नहीं आया तो खत्म, नहीं आया नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट में ट्राई करना। यहां पे आप बच्चे को नेवर गिविंग अप एटीट्यूड सिखा रहे हो, ये बात ध्यान में रखो। जो चीज़ मुझे बहुत पहले सीखनी थी वो मैं अब सीखी हूँ। मुझे ये सब सिखाया ही नहीं गया था पहले कि अगर इसमें नहीं हो गया नो प्रॉब्लम, ट्राई अगेन नेक्स्ट ईयर। ये चीज़ तो मुझे सिखाई ही नहीं गई, ये चीज़ मैं अब जाके सीखी हूँ किसी रीज़न से कि ये वाला काम नहीं चला, नो प्रॉब्लम, गिव अ नेक्स्ट ट्राई, दूसरी कोई चीज़ ट्राई करो। तो ये नहीं हुआ है तो दूसरी कोई चीज़ ट्राई करो। ये तो सिखाया ही नहीं है, हमें सिर्फ यही सिखाया है, नहीं किया अरे कोई काम का नहीं है। ये जब आप करते हो ना अपने बच्चे के साथ कि चलो कोई बात नहीं, नहीं हुआ नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, ये नहीं हुआ अगली बार करो, वो नहीं हुआ वापस से ट्राई करो। यहाँ पे आप अपने बच्चे को है ना नेवर गिविंग अप स्पिरिट सिखा रहे हो कि कुछ भी हो जाए हार मत मानना, करते रहना, एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। पर ये हम सिखाते ही नहीं है बच्चे को। हमारा क्या चल रहा होता है, नहीं किया अरे बहुत बदतमीज़ है, अरे बहुत बेकार है, कुछ काम का नहीं है, तो वो लेके बैठ जाता है कि हाँ मैं तो कुछ काम का ही नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे से नहीं होगा। ये सारी चीज़ें माइंड में आती है बच्चों के। और ये सारी चीज़ें उनकी माइंड में क्यों आती है, क्योंकि ये आप उनके दिमाग में डालते हो। डोंट डू दैट, नेवर। आपके एक्शंस उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं, आपकी सीख आपके बच्चे को अच्छा या बुरा बनाती है। रिमेंबर दैट। नेवर कंपेयर योर चाइल्ड एंड नेवर डीमोटिवेट योर चाइल्ड। कंपैरिजन अब ज़रूरी नहीं है दूसरों के बच्चों से, अपने आप के बच्चों से भी नहीं करना है कि देख तेरा भाई तो इतना काबिल है, तू तो कुछ भी नहीं है। हो सकता है भाई पढ़ाई में अच्छा हो लेकिन स्पोर्ट्स में डब्बा गुल है उसका, बट ये स्पोर्ट्स में अच्छा है, आगे जाके हो सकता है कोई स्पोर्ट्समैन बन जाए, और जितना नाम वो नहीं कमाएगा आपके लिए ये कमा लेगा, जिसको आप बोल रहे हो कि वो काम का है और ये नाकारा है, ये नाकारा ही आपको नाम कमा के दे देगा। यू नेवर नो कल क्या होना है, किसी को नहीं पता है। देन देयर वाज अगेन अ सिचुएशन, स्पोर्ट्स डे था स्कूल में, तो देयर वाज अ बॉय, ही वॉज वेरी एक्टिव। वो क्लास में इतना एक्टिव होता था ना कि उसको अपनी पढ़ाई करने के बाद भी उसको कहता टीचर मुझे आप बताओ कोई काम है क्या, मुझे आप, उसका नाम आदित्य था, आई डोंट नो अगर उसकी मम्मी देख रही है कि नहीं। ही वॉज वेरी एक्टिव माशाल्लाह, वो एकदम एक्टिव था। अपना काम ख़त्म करके
दूसरे स्टूडेंट्स को भी हेल्प कर देता था। फिर मेरे पास आता था, टीचर आपका कोई काम है? एंड आई यूज्ड टू बी लाइक, नहीं है बेटा, जब होगा तो मैं बता दूंगी। एंड देन ही यूज्ड टू बी रेस्टलेस कि मुझे कोई कुछ काम दो। ही वॉज वेरी एक्टिव एंड एंथुजियास्टिक। तो मैं उसको काम दे दिया करती थी बेबी सीजर्स के साथ। मेरे कभी कुछ कटिंग वटिंग का होता था, कुछ स्टिकिंग का होता था, मैं उसको दे देती थी। एंड ही यूज्ड टू बी सो क्विक, मुझसे भी ज़्यादा फास्ट। तो मुझे लगा यार ये बंदे में कुछ तो बात है। उसको मैंने स्पोर्ट्स में लिया। अब उसको मैंने स्पोर्ट्स में ले लिया, अब उसकी मम्मी आई, मैंने उसको लिया उसको देखकर। और वो मेरे साथ कितना टाइम था, स्पोर्ट्स डे हमारा आता था, स्कूल को खुल के 8 या 9 महीने होते थे मुश्किल से, और हमारा स्पोर्ट्स का इवेंट आता था। 8 या 9 महीने में मैं समझ गई कि इसके अंदर ये काबिलियत है, लेकिन उसकी माँ समझी ही नहीं। इतना टाइम उसके साथ रहकर, एंड शी इज़ कमिंग एंड टेलिंग मी, आपको लगता है मैम ये जीत जाएगा? मैंने बोला उसके सामने ये मत बोलना प्लीज़, मेरे बच्चों को डीमोटिवेट नहीं करो। आई नो वो करेगा और वो जीतेगा। स्पोर्ट्स डे वाले दिन भी उसकी मम्मी आकर मुझे बोल रही है, आई डोंट थिंक सो ये करेगा, आई डोंट थिंक सो ये करेगा। मैंने बोला प्लीज़, मुझे भरोसा है उसके ऊपर कि वो करेगा। नहीं भी करा, नहीं भी जीता, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट ही पार्टिसिपेटेड। उसको मैंने बोला आदित्य तुमको जीतना है, ओके? मैंने बोला कैसे क्या वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम नहीं भी जीतते हो तो ये मत सोचना कि आई विल नॉट लव यू एज मच एज आई डू। कोई बात नहीं, वी विल ट्राई अगेन। मैंने उसको ये बोला, सिर्फ इतना सा मैंने उसको बोला था, और कुछ भी नहीं बोला मैंने उसको कि नहीं जीतेगा तो तू देख तेरे साथ ऐसा करूँगी। नो, आई विल लव यू सेम द वे आई लव यू टुडे if you don't win, and if you don't win it's okay, I will be happy that at least you participated with all your will। आपने पूरी कोशिश की, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और उसका रिजल्ट क्या निकला? उसने पार्टिसिपेट किया, वो भागा और वो जीता, एंड ही स्टूड फर्स्ट। तो आपकी कुछ चीज़ें, आपकी कुछ लाइंस जो है ना, किसी पर इस तरीके का इम्पैक्ट कर देती है कि वो बच्चा उस दीवार को भी तोड़कर आगे निकल जाता है, जो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हो कि वो ये दीवार को टच भी कर लेगा। एंड दैट चाइल्ड्स पेरेंट वाज शॉक्ड एंड शी केम टू मी एंड शी टोल्ड मी यू डिड इट। आई सेड आई डिडंट डू इट, ही डिड इट। व्हाई? बिकॉज ऑफ माई वर्ड्स। आपके वर्ड्स में और मेरे वर्ड्स में बहुत फ़र्क था। आई थिंक आज उनको पता चलेगा कि मैंने उस वक्त आदित्य को एग्जैक्टली क्या बोला था। उनको उस वक्त नहीं बताया था मैंने कि मैंने उसको क्या बोला, कैसे मोटिवेट किया। शी डजंट नो, इफ़ शी इज़ वॉचिंग इट शी विल नो इट टुडे कि मैंने आदित्य को क्या बोला था। तो उसको ये था कि अगर मैं जीता तो टीचर खुश हो जाएगी, लेकिन अगर मैं नहीं भी जीतता हूँ तो टीचर मुझसे उतना ही प्यार करेगी जितना वो मुझसे पहले करती थी। तो उसको ये था कि मैं जीतूंगा भी तो कोई लॉस नहीं है, मैं हारूंगा भी तो कोई लॉस नहीं है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो एक ऊपर हो जाएगा कि यार टीचर विल बी प्राउड ऑफ मी। प्यार तो वो करेगी बट शी विल बी प्राउड ऑफ मी। समझ में आया? ये चीज़ होती है। सो नेवर कंपेयर, नेवर डीमोटिवेट योर चाइल्ड, प्लीज़ डोंट डू दैट। लास्ट एंड फाइनल जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि ये आपने याद रखना है, जो आपका बच्चा आपको करते हुए देखता है वो वही सीखता है। तो प्लीज़ उसमें आप गुड थॉट्स डालो, ओके? मेक श्योर आप उसकी अपब्रिंगिंग अच्छे से करो। सबसे बड़ी जो चीज़ है ना आज के ज़माने में जो बच्चों में हम डालते हैं, जो बहुत गलत है, बहुत गलत है, कि लड़का ये काम करेगा लड़की वही काम करेगी, लड़का घर का काम नहीं करेगा लड़की सिर्फ घर का काम करेगी। ये बहुत गलत अपब्रिंगिंग है, वेरी रॉन्ग। बी वेरी जेंटल एंड पोलाइट with your husband and wife in front of your child, very polite। अपने बच्चों के सामने झगड़ा कभी मत करना, बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है उनके ब्रेन पर, ये हमने देखा है, वेरी बैड। अगर माँ बच्चे को डांट रही है किसी रीज़न से तो बाप दादी नानी पीछे से आकर बच्चे के सामने माँ को नहीं डांटेंगे, वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड। और अगर वहीं पे बाप बच्चे को डांट रहा है, कुछ बोल रहा है, माँ पीछे से आकर कुछ नहीं बोलेगी कि मेरे बच्चे को डांटो मत, तुमने क्या किया है तुमने, वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड।
नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, आप बच्चे को डांट देते हो, मार देते, फिर बाद में ओ मेरा बेटा आई एम सो सॉरी। नेवर डू दैट। इवन इफ यू आर सॉरी, डोंट डू इट। फिर बच्चा आगे से क्या बोलेगा पता है, व्हाई डिड यू डू इट इफ यू हैड टू से सॉरी लेटर। गई भैंस पानी में। यू स्कोल्डेड द चाइल्ड टू मेक हिम और हर राइट, टू करेक्ट हिज हर मिस्टेक। आई नो दिल पर हर्ट होता है, बट इमेजिन अगर वो गलत चीज़ करना छोड़ दे और वो सही कर दे, तो वो आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी अच्छा है। सो डोंट गो एंड से सॉरी टू योर चाइल्ड। नो। अगर आपने उसको डांट दिया है, मार दिया है, डोंट गो एंड से सॉरी। आप माँ बाप हो, बच्चा गलत करेगा, आपका हक है उसको डांटना, सही करना। डोंट से सॉरी। हम टीचर्स बच्चों को डांटते हैं, वी नेवर गो एंड से देम सॉरी। कई बार ऐसा हो भी जाता है हमसे कि बच्चे की गलती नहीं होती है, बाद में पता चलता है, फिर भी हम जाके बच्चे को सॉरी नहीं बोलते हैं, हम आपस में समझाते हैं कि डोंट डू ऑल दिस। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये सारे पॉइंटर्स आपको अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग में ध्यान रखने हैं। और एक वीडियो आएगी इसी के ऊपर, बट वो पूरा इस्लामिक बेस होगा कि इस्लाम के हिसाब से बच्चे को आपको किस तरीके से पालना है, क्या वैल्यूज़ देनी है, क्या नहीं देना है, किस पे फोकस करना है, किस पे नहीं करना है, वो सब आपको उसमें पता चलेगा। तो वो वाला वीडियो भी ज़रूर देखना। इफ़ इवन आप मुस्लिम हैं, अगर आप नॉन मुस्लिम भी हैं तो आप देख सकते हैं, आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली बच्चों को किस तरीके से आपने पालना है और क्या सीख देनी है। आज की वीडियो इतनी ही थी। आई होप आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। इसका मतलब कोई भी आपके सेंटिमेंट को हर्ट करना या आपको किसी भी तरीके से हर्ट करना नहीं था, आपको सिर्फ समझाना था। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने इतने सालों में सीखा है, देखा है, तो ये आपने याद रखना है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, दूसरी मॉम्स के साथ, फादर्स के साथ, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि वो कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसी और वीडियोस आएंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।